हेलो। आवाज ये ऑन करो लाइट। नीचे वाली लाइट ऑन कर दी है। डार्क सर्कल में ये हाँ भी दिखाई देते है हैं। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही ना, यहाँ अंधेरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास जो है सुनी होगी। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास सुनी है तो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था बुनियादी हुकूक के बारे में और जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आप लोगों ने वो क्लास करी थी, सुनी थी आप लोगों ने? बुनियादी हुकूक और बुनियादी फ़राइज़ के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी और उसमें हमने समझने की कोशिश करी थी कि आइन के अंदर, हिंदुस्तान भारत के आइन के अंदर जो है बुनियादी हुकूक और बुनियादी फ़राइज़ क्या क्या है, और बुनियादी हुकूक के बारे में बात की थी। और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप जो है बुनियादी फ़राइज़ को याद करके आएंगे, क्योंकि जो 11 बुनियादी फ़राइज़ है वो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने याद किए हों किसी ने। तो मैं कोशिश करूंगा कि क्लास के एंड में वो बुनियादी फ़राइज़ आपसे सुनने की कोशिश करूं कि आपको अगर याद है तो। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा आइन का बड़ा एक अहम हिस्सा है, क्योंकि जो हमारी रियासती पॉलिसी भारत सरकार बनाती है उसके लिए जो बुनियादी और हिदायती उसूल हैं उसके बारे में चर्चा होनी है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर 20 है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक ठीक ठीक। तो जो चैप्टर 20 है, चैप्टर 20 में हम लोग डिस्कशन करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल, जो रियासत की पॉलिसी होगी उसके उसूल क्या होंगे, क्या हिदायत दी गई है आइन के बनाने वालों ने कि आप किस प्रकार से या किस पॉलिसी की जो है किस पॉलिसी को बनाएंगे और पॉलिसी कैसी होगी और उसका मकसद क्या होगा। ठीक है। जैसे कोई भी पॉलिसी आज भारत का पार्लियामेंट बनाएगा तो उसका क्या बुनियादी उसूल होंगे, इस पॉलिसी को पार्ट 4 में रखा गया है। यानी आइन के भाग 4 के अंदर ये लिखा है कि जो रियासती पॉलिसी बनाई जाएगी उसके हिदायती उसूल जो हैं वो पार्ट 4 में है। ये हिदायत देते हैं फंडामेंटल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, आइन के निर्माता, ये आपको हिदायत देते हैं कि जो आइन जो आप पॉलिसी बनाएंगे, हिदायती पॉलिसी बनाएंगे, उसके अंदर आपको ये हिदायत दी जा रही है कि ये चीज़ें रखेंगे। अब ये चीज़ जो है हमने, जैसे आपको मालूम है, बुनियादी उसूल जो हैं हमने जो लिए हैं वो अमेरिका के आइन से लिए हैं, लेकिन जो बुनियादी हिदायती पॉलिसी हैं और रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल जो हैं वो हमने लिए हैं आयरलैंड के आइन से। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर लिखने से पहले जब आप पेपर में आंसर लिखें तो आप ये लिखिएगा कि रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल, ये लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं कि रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल जो हमने लिए हैं वो आयरलैंड के आइन से लिए हैं और भारत के आइन में ये भाग 4 के अंदर है, पार्ट 4 के अंदर है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक। पार्ट 4 के अंदर आपके जो है रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल हैं। ठीक। अब इन उसूलों का मकसद क्या है? मकसद क्या है इन उसूलों का? कि भारत के अंदर जो समाजी और माशी इंसाफ कायम हो, यानी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस कायम हो। रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों का जो मकसद है वो क्या है कि सामाजी और माशी अदल हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, आंसर लिखने से पहले आपके दिमाग में ये मालूम हो कि आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी वो कौन सी रियासती पॉलिसी और क्या उसके मकासद हैं, रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों के क्या मकासद हैं। तो आपको ये बताना होगा कि इसका मकसद ये है कि समाजी और माशी अदल कायम हो, भारत के अंदर माशी और समाजी अदल कायम हो, ये मकसद है भारत के आइन के पार्ट 4 का। यानी रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों का जो मकसद है वो ये है कि भारत में जो है समाजी और माशी अदल हो,
सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रिवेल कराना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक मकसद है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि हिंदुस्तान को एक फलाही रियासत कायम करना, यानी वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, जो इंसानों का मतलब जो आवाम है उसकी फलाह के लिए, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए काम करें। ठीक, तो आप ये देखेंगे इस पूरा जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। यानी आईन के पार्ट 4 में, जो कि आईन के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक जो है ये अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पार्ट 4 के अंदर आपको ये मालूम होगा कि रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल लिखे हैं और उनके मकसद क्या हैं। पहला मकसद ये है कि भारत के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर समाजी और माशी इंसाफ कायम हो। दूसरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान को एक फलाही रियासत कायम की जाए, मतलब फलाही रियासत बनाया जाए। वेलफेयर ऑफ द पब्लिक की बात होगी, ना कि कोई वेलफेयर ऑफ द कैपिटलिस्ट, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के फायदे के लिए भारत का रियासत काम नहीं करेगी। किसके लिए काम करेगी भारत की रियासत? एक भारत की जो पूरी आवाम है उसकी फलाह के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक, बात समझ में आ रही है? और पिछले लेक्चर का जो पार्ट है बुनियादी हुकूक और बुनियादी फराइज, वो मुझे लगता है आपने याद कर लिए होंगे। बुनियादी फराइज, पिछले लेक्चर के बुनियादी फराइज आप लोगों ने क्लास सुनी थी, तो बुनियादी फराइज आप लोगों ने याद कर लिया? नहीं किए अभी? क्लास सुन ली थी, बुनियादी फराइज का होमवर्क था ना, उसमें याद करना था। 11 बुनियादी फराइज थे, याद किए आप लोगों ने? वो ही एग्जाम में आएंगे, वो आपसे सीधे सीधे पूछेंगे कि आप बताइए भारत के आईन में पार्ट 4A में बुनियादी फराइज जो आए हैं वो क्या क्या हैं। तो आपको 11 बुनियादी फराइज लिखने होंगे और वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अगर वो याद नहीं किए हैं तो अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद नहीं किए हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी बात नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शर्मनाक बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बात तो वो है शर्मनाक ही, लेकिन मैं ये कहूंगा नहीं। ठीक, तो रियासती पॉलिसी की हिदायती उसूलों के जो दो अहम मकसद हैं, पहला मकसद यह है कि समाजी और माशी इंसाफ कायम हो, आदिल कायम हो। दूसरा जो मकसद है वो ये है कि हिंदुस्तान एक फलाही रियासत बने। बात समझ में आ गई? अब फलाही रियासत बनाने का मकसद क्या है कि 200 साल से भारत में 200 साल तक जो है अंग्रेजों की हुकूमत रही और अंग्रेजों की हुकूमत में गुर्बत तारी हो गई। मतलब एक गुर्बत इतनी हो गई को जो है कि भारत एक गरीब मुल्क हो गया। जब ये लोग आए थे तो भारत एक जो है सोने की चिड़िया थी, लेकिन अब जब ये लोग गए तो भारत को एक गुर्बत वाला मुल्क बना के गए। तो भारत के जो संविधान के निर्माता थे जिन्होंने आईन बनाया, उनके जहन में ये चीज़ थी कि गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाएगा, तो हमारी जो रियासती पॉलिसी होंगी वो गुर्बत को कैसे ख़त्म कर सकती हैं। इसलिए ये पॉलिसी के दस्तूर में ये चीज़ होनी चाहिए थी कि आप जो भी कानून बनाएंगे या कानून साजी करेंगे या जो पॉलिसी बनाएंगे उससे गरीबी ख़त्म हो। जैसे आप लोगों को मालूम हो, हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर्स में कि नरेगा के बारे में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के 100 दिन के लिए आपको जो है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली बात। तो ये जो पॉलिसीज बनेंगी वो रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल हैं कि फलाही रियासत कायम हो। और फलाह कब हो सकती है लोगों की? जब लोगों के हक में जो है पॉलिसीज बने, ये ना कि लोगों के खिलाफ पॉलिसी बने। ठीक, और कुछ लोगों के फेवर में पॉलिसी बने। कुछ लोगों के फेवर का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में पॉलिसीज ना बने, पॉलिसीज जो बने वो आम आवाम के फेवर में बने। ठीक, तो उन चीजों को इस पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया है। इस पार्ट 4 में ये बताया गया है कि आप कैसी पॉलिसीज बनाएंगे, आपका जो समाजी और माशी इंसाफ कैसे कायम हो सकता है। मतलब ये अल्फाज समझिए कि समाजी और माशी इंसाफ कायम करना भारत के दस्तूर यानी आईन का एक अहम फरीजा है और वो हिदायत देता है भारत के पार्लियामेंट को कि आप जो पॉलिसी बनाएंगे वो समाजी और माशी इंसाफ कायम, माशी अदल कायम करेंगे और भारत को एक फलाही रियासत कायम कराएंगे। तो ये आपके आंसर में ये बात जानी चाहिए जब आप आंसर राइटिंग करें कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करता है। इसका मतलब यह है कि भाग 4 के अंदर रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल दर्ज हैं और उनका जो मकसद है, उनका मकसद यह है कि भारत एक समाजी और माशी भारत के अंदर समाजी और माशी अदल हो। दूसरा मकसद जो है वो एक भारत को एक जो है क्या कहते हैं, भारत को एक फलाही रियासत बनाने का काम करना है। ठीक है, खैर, और ये क्यों होना था? ये क्यों इसलिए होना था क्योंकि भारत में गुर्बत बढ़ गई थी अंग्रेजों के रहते
और इसके वजह से जो है कुछ इनइक्वालिटीज, गैर बराबरी पैदा हो गई थी, उसको कम करने के लिए जो है ये हिदायत दी गई। और ये कहां से ली गई, आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल कहां से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे ये लिए गए हैं आयरलैंड के आइन से। आयरलैंड के आइन से ये चीज ली गई है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि बुनियादी हुकूक कहां से लिए गए, तो आप बताओगे अमेरिका के आइन से लिए गए, ठीक। फिर आपसे पूछा जाएंगे बुनियादी फराइज कहां से लिए गए, बुनियादी फराइज जो लिए गए वो रशिया के आइन से लिए गए। ये लिख लीजिए तीनों बातें, ठीक है। आप लोग ये तीनों बातें लिख लीजिए कि बुनियादी हुकूक कहां से लिए गए, तो आपको बताना होगा कि ये अमेरिका के आइन से लिए गए, ठीक। फिर आपसे पूछेंगे कि बुनियादी फराइज कहां से लिए गए, तो आप बताओगे कि ये सोवियत रूस के आइन से लिए गए, यूएसएसआर से लिए गए। लिख लिया। तीसरा लिखिए, तीसरा आप लोग लिखिए कि जो रियासती पॉलिसी के, आप लोग के पास पेन और कॉपी नहीं है जनाब, आप तीनों लोग बैठे हुए काम अलग से पेन और कॉपी ले लीजिए। यहां जो है फिल्म थोड़ी चल रही है, आप जो देख रहे हैं मैं कार्टून हूं और जो है एक्टिंग करके यहां से चला जाऊंगा। पेन लेके आइए, लिखिए, ये क्लास चल रही है, पेन और कॉपी लीजिए, लिखिए, ठीक है। आपके लिए इंतजाम कराए, कैमरा लगाया गया है, स्क्रीन लगाई गई है, वो इस वजह से लगाई गई है कि आप जो है पढ़ें, ये नहीं कि देखें और जो है चले जाएं। समझ रहे, मैं कोई एक्टर थोड़ी हूं कि यहां पे जो है एक सीन क्रिएट करूंगा और जो है आप जो है खाली मुझे सुन के चले जाएंगे। आप पेन कॉपी लीजिए, या तो पहले से काम होना चाहिए था आपका। ये लिखिए कि भारत में जो आइन में बुनियादी हुकूक है वो अमेरिका से लिए गए, अमेरिका के आइन से बुनियादी हुकूक। बुनियादी फराइज लिए गए हैं सोवियत रूस के और रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के आइन से लिए गए हैं। लिख लिया, लिख लिया आपने? समझ में नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई, बताइए। क्या? वापस से रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि जो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए हैं वो अमेरिका के आइन से लिए हैं। आप बुनियादी फराइज लिए हैं सोवियत रूस के आइन से, यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट डीपीएसपी, ये हमने लिए हैं, ये हमने लिए हैं आयरिश यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। लिख लिया? अब आपके पास सवाल आता है और आपसे पूछते हैं कि बुनियादी हुकूक जो है कौन से आइन से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे बुनियादी हुकूक जो है अमेरिका के आइन से लिए हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी या रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल कहां से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे ये आयरलैंड के आइन से लिए गए हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि बुनियादी फराइज कहां से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे बुनियादी फराइज जो हैं वो आपके यहां से लिए गए हैं, क्या कहते हैं, बुनियादी फराइज रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लिख लिया? और ये ध्यान रखिएगा कि आंसर में ये बात चली जाए, आंसर राइटिंग में ये बात चली जाए तभी आपको नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन में बुनियादी हुकूक, बुनियादी फराइज और रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है ये मालूम होना चाहिए। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो कि रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल 36 से 51 तक है, यानी 35 तक जो है बुनियादी हुकूक है। 12 से 35 तक बुनियादी हुकूक है। ध्यान रखिए कि पार्ट 3 में बुनियादी हुकूक थे और कहां से कहां तक थे, 12 से 35 तक। ठीक, 36 से 51 तक रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल है और बुनियादी फराइज कहां पे, आर्टिकल 51 कैपिटल ए 51A में। ठीक, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51 कैपिटल ए में। ठीक, तो बुनियादी हुकूक खत्म होंगे तो रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल शुरू होंगे, और रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल खत्म होंगे तो आपके बुनियादी फराइज शुरू होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस जब याद कर गए आप तो आप चैंपियन होगा, ये समझ लीजिएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक महाराजा हो जाएंगे आप, अगर आपको ये सब बातें याद हो जाएंगी, और आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे कोई बहस नहीं कर सकता, आपने अगर ये नंबरिंग याद कर ली। ठीक,
और पिछली क्लास में अगर आपने सुना हो तो मैंने राइट टू रिलीजन पे आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर 3 तलाक के मामले में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आप लोगों ने उस सवाल को खोजा है, पूछा है किसी से? क्लास देखी थी आप लोगों ने? हाँ, तो क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन रेस किए थे, वो क्वेश्चन का जवाब आपको मिला था। अब आपको क्वेश्चन ही याद नहीं होगा। क्लास नहीं हो पाएगी। पूरी क्लास नहीं सुन पाए थे? क्यों? लाइट नहीं थी वहां पे? बहुत पूरा हो जाता है आधे घंटे का। आधे घंटे का क्या था मतलब? टाइम प्रोग्राम था? तो आपके पास तो पूरा हफ्ता था ना। ये जो है, आप इसका ये एक्सक्यूजेस मत लीजिए, इससे नुकसान है आपका। और बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, आप समझिएगा। अगर आपको बुनियादी हुकूक नहीं मालूम है तो रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल आपके लिए कोई बेकार है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। उसमें ये समझिए कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया था कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। और 6 कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं? समानता का अधिकार था, आज़ादी का अधिकार था, रिलीजन का अधिकार था कि आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे उसका अधिकार था, ठीक। और उसके बाद कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स थे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थे, ये राइट्स थे। और आपको राइट्स नहीं मालूम है तो बुनियादी फराइज नहीं मालूम है, और फिर बुनियादी फराइज नहीं मालूम होंगे तो रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल से आपका क्या लेना देना। पहले तो आपको हुकूक मालूम होना चाहिए ना, आपका क्या हुकूक है, और वो आपको लिखना चाहिए, ठीक। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ समरी देता हूं पिछले लेक्चर की। पिछले लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की थी कि बुनियादी हुकूक होते क्या हैं। तो एक इंसान है, भारत में पैदा हुआ, तो उसके कुछ बुनियादी हुकूक होंगे। क्या क्या हुकूक हैं? वो बुनियादी 6 हुकूक हैं। ओरिजिनली 7 थे। ओरिजिनली कितने थे? 7। और अभी कितने हो गए? 6। एक हट कौन सा गया? जो प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो बुनियादी हुकूक से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि प्रॉपर्टी को जरूरत पड़ रही थी, सरकार को जरूरत पड़ रही थी कि हमें फैक्ट्री लगानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी अस्पताल बनाने हैं, तो हमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही थी। अब अगर वो बुनियादी हुकूक में होता तो लोग क्या कर रहे थे? मुकदमे कर रहे थे। इस वजह से उसको बुनियादी हुकूक से निकाल के आईनी हुकूक में डाल दिया, जिससे आप उसको मुआवजा तो दोगे, लोगों को मुआवजा दोगे, लेकिन मुआवजा जो है वो आप ये नहीं कह सकते, लोग ये नहीं कह सकते कि हम नहीं देंगे, हमारा तो ये बुनियादी हुकूक है। प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है। जैसे आपको मालूम है हाईवे बन रहा है, तो हाईवे बनने के लिए गांव की कुछ जमीन जाएगी, तो उसका वो मुआवजा मिल जाएगा। कोई शख्स ये कहे कि मैं तो अपनी जमीन से ये नहीं जाने दूंगा, क्या कहते हैं, हाईवे नहीं जाने दूंगा, ऐसा कर सकता है? नहीं। क्यों? अगर कोई सरकार कोई काम करना चाहती है और उससे फलाह होगी, सारे लोगों की, पूरे समाज की फलाह होगी, तो उसके लिए वो रोक नहीं लगा सकते। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो 6 फंडामेंटल राइट थे। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार था, ठीक। दूसरा था राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज का? बोलने का फ्रीडम, लिखने का फ्रीडम, आपको जो है इकट्ठा होने का फ्रीडम, बात करने का फ्रीडम, भारत में, पूरे भारत में घूमने का फ्रीडम, पूरे भारत में रहने का फ्रीडम, और कोई भी काम करने का फ्रीडम, ये आपको फ्रीडम दिया गया था। फिर आर्टिकल 20 पे बात हुई थी हम लोगों के कि आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि कोई शख्स जिसके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है, और उसके लिए क्या क्या राइट होंगे। पहला राइट था एक्सपोस्ट फैक्टो राइट, यानी जो शख्स जिसने जो अपराध किया है उस वक्त जो सजा थी वो सजा उसको मिलेगी, इसको बोलते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज। फिर था दूसरा डबल जियोपार्डी, एक शख्स ने जो चोरी की और उसको सजा मिल गई है, तो एक शख्स को एक चोरी की एक ही बार सजा मिलेगी, या एक अपराध की एक शख्स को एक ही बार सजा मिलेगी। तीसरा था सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब यह था कि कोई शख्स अपने खिलाफ जोर जबरदस्ती से, आप उसको गवाह नहीं बनवा सकते कि किसी ने मारपीट करके 3rd डिग्री टॉर्चर देके उससे कहा तू अपना जुर्म कबूल कर ले, तो नोबडी शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो अपने खिलाफ गवाही जोर जबरदस्ती से नहीं देगा, अपनी खुद मुख्तारी से जाके कह दे कि हाँ मैंने जो है अपराध किया है, तो वो अपराधी मान लिया जाएगा और उसका कन्फेशन मान लिया जाएगा, लेकिन उससे जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में था। आर्टिकल 21, एक चीज और मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में कि आर्टिकल 20 और 21 ये 2 ऐसे राइट हैं जो इमरजेंसी के वक्त भी रहते हैं। बाकी फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो 2 बुनियादी हुकूक हैं 20 और 21, ये बुनियादी हुकूक आपातकालीन यानी इमरजेंसी के जमाने में भी लागू रहते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं, भारत में बताइएगा कितनी दफा इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी दफा लगी है और कब कब लगी है।
यह बात आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ टाइम इमरजेंसी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कितनी दफा भारत में इमरजेंसी लगी है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेशनल इमरजेंसी, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी हमेशा लग जाती, कभी भी लग जाती है जब सरकार जो है वहां स्टेट की, राज्य की सरकारें जो हैं वो उनके पास बहुमत खत्म हो जाता है, तो वहां इमरजेंसी लग जाती है और दोबारा इलेक्शन हो जाता है। और कभी दंगे फसाद हो गए किसी राज्य में तो वो मामला जो है उसका खत्म हो जाता है, ठीक। तो वहां पे गवर्नर साहब जो हैं वो लगा देते हैं इमरजेंसी। तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आज तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है, ठीक। अब मेरा आपसे सवाल है, जो होमवर्क है आप लोगों का, कि भारत में कितनी दफा नेशनल इमरजेंसी लगी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये फंडामेंटल राइट है, सर ने आपके स्क्रीन पे ये दिखाने की कोशिश करी है। ये 5 फंडामेंटल राइट है, इसको 6 फंडामेंटल राइट है और 7वां जो है डिलीट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको लिख लीजिएगा, एक नोट बना लीजिए अभी, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप इसका इंतजार ना करें, एक हफ्ते तक आप बैठे रहे और आपने जो है क्लास को करा नहीं। इसको अभी लिख लीजिए, तुरंत अभी लिख लीजिए। आपके साथ और भी बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, वो लिख ले। आप लोग रिवाइज कर लीजिए अपना, क्योंकि फिर मैं सवाल पूछूंगा, आप कहोगे सर हमें तो मालूम नहीं है। और याद भी करने ही, ये बुनियादी हुकूक है। बड़ी मेहनत इस वजह से हो रही है आप लोगों के साथ, ताकि आप जो है इस चीज को समझें कि ये क्यों है जरूरी। सभी लोगों ने लिख लिया? आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो एक बार आप अपना रिप्लाई कर दीजिए कि सर हमने लिख लिया है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। सर आपने नहीं ली? आई होप आप लोगों ने सबने लिख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं कि मैं डिस्कस कर रहा था राइट टू फ्रीडम। ये हुकूक है, आज़ादी का हुकूक, बड़ा इंपॉर्टेंट हुकूक है। अगर आपके पास सारे हुकूक हो और ये ना हो बोलने का हुकूक, ठीक, तो क्या आप आज़ाद हैं? ठीक, इसी तरीके से आपको जो है कोई शायरी लिखनी है और कोई गुफ्तगू करनी है, तो आपके पास वो हुकूक ही ना हो कि आप लिख सकें। तो इसी तरीके से ये हुकूक एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अगर आप लोगों ने सुनी हो, कि ये राइट, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब समझिए कि ये हुकूक, इनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या? कि अगर कोई शख्स किसी का कार्टून बनाना चाहता है और किसी शख्स की धार्मिक भावना आहत होती है उस कार्टून बनाने से, तो ऐसा कार्टून वो नहीं बनाएगा, ठीक। तो ये चीज जो है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि बुनियादी हुकूक भी आपके पास है, तो कुछ बुनियादी हुकूक जो है वो आपके पास पूरे तरीके से, और कुछ में कुछ तरीके की पाबंदियां हैं। मतलब कुछ हुकूक पाबंदियों के साथ आते हैं, और ये आर्टिकल 19 जो है, मतलब ये राइट टू फ्रीडम या आर्टिकल 19 में है, ये कुछ पाबंदियों के साथ आता है। आपके पास हर चीज की आजादी नहीं है, आजादी है लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ आजादी है, ठीक। इसी तरीके से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब किसी शख्स को आप जो है उसका साथ जो मिलना चाहिए था उसको, वो चीज नहीं मिल रही है। इस पे भी मैंने आप लोगों से बोला था कि क्या हम लोग अपने मस्जिदों के इमाम के साथ क्या उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, और उनको जो है तनख्वाह जो मिलनी चाहिए वो तनख्वाह उतनी नहीं मिल रही है जितनी आम आवाम को, लोगों को और लोगों को मिलती है। और लोग जो टीचर्स होते हैं, जो दूसरे कॉन्वेंट स्कूल में टीचर्स हैं, और उनकी जो सैलरी है, जो और हमारे यहाँ मदारिस के जो टीचर्स हैं या मस्जिद के जो मौज़िन और इमाम साहब हैं, उनकी सैलरी में बहुत फ़र्क है। तो इस चीज़ का ये एक्सप्लॉयटेशन के नज़रिए से आता है, और इसके लिए भारत में पार्लियामेंट ने एक कानून भी बनाया है, मिनिमम वेजेस एक्ट। हर शख्स के लिए एक मिनिमम आय तय की है कि इतनी तो मिलनी ही चाहिए। जैसे मजदूर जो अनस्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड लेबरर है, उसके लिए 500 रुपए की सैलरी तय करी है कि इसको एक दिन में इतने तो मिलने ही चाहिए, हर स्टेट के हिसाब से। दिल्ली में है
तो दिल्ली में इतने तो मिलने ही चाहिए किसी भी मजदूर को, ठीक, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर के। और स्किल्ड, ये स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या होता है, किसी ने काम सीखा है तो वो स्किल्ड हो जाता है, और किसी के पास कोई सीखा हुआ काम नहीं है, वो ऐसे ही काम कर रहा है, तो वो अनस्किल्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग स्किल्ड टीचर्स हो गए, मतलब अगर आप बनोगे टीचर तो आप स्किल्ड टीचर हो, क्योंकि आपने मदारिस में बैठ के जो है इसकी इल्म हासिल किया है, तो आपके पास एक स्किल है। और आप हुफ्फाज हैं, हाफिज कुरान है, तो आपके पास एक स्किल है कि आप जो है कुरान का इल्म सीखे हुए हैं। तो ये चीज जो है आपको आपके पास ये स्किल है, और आप इस स्किल का जो है आपको उस स्किल के हिसाब से जो लोगों को और मिलता है और मदारिस में मिलता है उसके कंपैरिजन में आपको वो चीज मिलनी चाहिए, तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे पिछले लेक्चर में मैं बात कर रहा था कि जैसे चाइल्ड लेबर है, बच्चे जो हैं 6 से 14 साल की आयु वर्ष के, उनके लिए अनिवार्य है कि वो शिक्षा हासिल करें, और ये हमारे आईन के आर्टिकल 21 कैपिटल ए में है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको स्कूल भेजा जाए या पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए भेजा जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर उनको हम काम के लिए भेज देते हैं, तो अब उनके लिए काम के भेजने के लिए क्या होना चाहिए, काम के भेजने के लिए ऐसा होना चाहिए कि उनके साथ कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाए, यानी हजार्डस एक्टिविटीज में उनको नहीं भेजेंगे, उनको तंबाकू बनाने की फैक्ट्री में नहीं भेजेंगे, उनको जो है पटाखे बनाने की फैक्ट्री में नहीं भेजेंगे, या फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती है तो चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री में नहीं भेजेंगे। मतलब उनको, अगर वो काम करना चाहते हैं, अपने घर को चलाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसी परेशानी होती है कि उनके माँ बाप पिताजी नहीं होते, तो उनको जरूरत होती है काम करने की, तो ऐसे चीजों के लिए क्या होता है, उनको काम पे रखा जाए, लेकिन उनकी ग्रोथ को ना रोका जाए। और फिर उनके लिए कंडीशन हो कि हर 2 घंटे बाद ब्रेक हो, खाने की पूरी सुविधाएं हो, पढ़ने के लिए भी जो है उनको इजाजत मिले। अक्सर ऐसा देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। हर दुकान पे एक छोटू मिल जाएगा जो चाय की दुकान पे काम कर रहा होगा, और आप उसको आवाज लगाएंगे और आप आवाज लगा के कहेंगे कि हाँ छोटू चाय ला दो, लेकिन आप उससे ये नहीं कहोगे हाँ छोटू पढ़ लो। क्यों? क्योंकि तो आपको तो चाय पीनी और चले जाना है, आपका काम थोड़ी है। फलाह का काम तो सरकार का है, जैसे हम लोग रियासती उसूल में पढ़ रहे थे, फलाह का काम करना तो सरकार का है, हमारा तो है नहीं। और बुनियादी फराइज में भी आप अगर देखें तो माँ बाप का है, आपका नहीं, आप गार्जियन थोड़ी है। क्योंकि अगर बुनियादी फराइज के जो आप 11वें नंबर की बुनियादी फराइज देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, गार्जियंस की जिम्मेदारी है। लेकिन जो एक कम्युनिटी, एक कौम के जो आप गार्जियन हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहें कि जाइए बच्चा स्कूल भेजिए या मदारिस भेजिए, बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए भेजिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम देखें आईन में ये बात लिखी है कि अगर आप गार्जियन हैं कम्युनिटी के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा बाहर खाली घूमता हुआ दिखे तो उससे कहें कि भाई आप इल्म हासिल करिए, आप इल्म हासिल करने की उम्र के हैं। तो ये बात आर्टिकल 24 में भी लिखी हुई है। ठीक, आर्टिकल 25 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था राइट टू रिलीजन पे, और राइट टू रिलीजन जो है उस पर हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था आपसे कि वो राइट पाबंदियों के साथ है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्या क्या पाबंदी है? यानी अगर कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, या मोरालिटी और हेल्थ के नाम पे आप जो है, या और फंडामेंटल राइट के नाम पे राइट टू रिलीजन को, यानी धर्म के हुकूक को आप जो है पाबंदी लगा सकते हो। और ऐसा हुआ भी कोविड के जमाने में, हेल्थ के नाम पे, हेल्थ के रिस्ट्रिक्शन पे वहां पाबंदी लगाई गई, और हेल्थ को यानी राइट टू रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट किया गया। मस्जिद में पाबंदी लगाई गई कि इतने ही लोग आ सकते हैं, मंदिर में पाबंदी लगाई गई कि इतने ही लोग आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पब्लिक ऑर्डर के नाम पे लगता है कि कोई फसाद हो सकता है तो आप जुलूस नहीं निकाल सकते, उर्स नहीं कर सकते, अगर लगता है कि कोई जो है रिस्ट्रिक्शन है, कोई जो है फसाद हो सकता है। इसी तरीके से मोरालिटी के नाम पे कि अगर लगता है कि कोई ऐसे मसले हैं जिसके वजह से, जैसे चीनाजनी करते हैं कुछ फिरके के लोग, ठीक, तो अगर भारत की सरकार को लगता है कि इससे जो है वायलेंस प्रमोट होती है तो और मोरालिटी को डिस्टर्ब करता है, तो उसके वजह से उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, पाबंदी आयद की जा सकती है। इसी तरीके से 3 तलाक को रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्योंकि ये राइट जो था औरतों के पास नहीं था, सिर्फ मर्दों के पास था, और इसी वजह से ये माना गया कि ये आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और इसी वजह से तलाकुल बिदत, जो 3 तलाक एक बार में कही जाती है, उस पर जो है पाबंदी लगा दी गई, और संविधान वो कह दिया गया है कि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, और ये समानता के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि ये राइट जो है खाली आदमियों के पास है, औरतों के पास नहीं है।
इस बुनियाद पे इस बात को जो है, इस तलाक को जो है, तलाकुल बिद्दत को हमने संविधान ने और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया, ठीक। और फिर कानून भी बना। फिर उसी तरीके से 26, 27, 28 ये भी धर्म के हुकूक के बारे में बात करता है। इसी में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि धर्म की आज़ादी की जो बात हो रही है या धर्म के हुकूक की जो बात हो रही है, उसमें 3 तलाक का मामला है और 3 तलाक का कानून बन गया कि भाई कोई शख्स एक बार में 3 तलाक कहता है तो उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा और वो जेल से अपनी तलाक भी नहीं होगी और अपनी बीवी को जो है वो मेंटेन ना नफका देगा जेल से। दूसरी जगह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और कहा कि अगर वाइफ ने कोई केस कर दिया तो आदमी के पास ये राइट है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। समझिए, तो ये मैंने बताने की कोशिश की थी। तो क्या ये किस हद तक ठीक है कि एक जगह जहां 3 तलाक का एक शख्स के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उसने एक बार में 3 तलाक बोली है और उसको जो है जेल भेज दिया गया, तलाक भी नहीं होगी, ठीक है, और वो नान नफका भी देगा। दूसरी जगह एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पे केस किया, वो दूसरे मजहब की है, उसने केस किया और केस करने के बाद उसको जो है हस्बैंड को ये राइट मिल गया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। तो ये क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा रहे हैं हम या यूनिफॉर्म सेपरेट सिविल कोड की बात कर रहे हैं? मतलब डिफरेंट कोड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हर आदमी के पर्सनल लॉस हैं और उसके लिए हम बुनियाद रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल में डिस्कशन करेंगे कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात है, लेकिन वो कब हो सकता है? जब समाजी और माशी अदल कायम हो जाए समाज में, तब। क्योंकि रियासती पॉलिसी की जो हिदायती उसूल हैं उसका मकसद क्या था? मकसद था कि वहां पे समाजी और माशी अदल हो जाए कायम, तभी आप कर सकते हो। माशी अदल हुआ नहीं, समाजी अदल हुआ नहीं और आप कह रहे हो कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और उस दूसरा उसूल क्या था कि भारत एक फलाई रियासत बनेगी। अब देखने के लिए अगर हम देखें, आज के पास हमारे पास डेटा है, तो अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। तो क्या फलाह हो रही है? फलाह कुछ लोगों की तो हो रही है, लेकिन भारत की आम आवाम की फलाह हो रही है? ये एक सवाल है। तो ये चीज जब आइन के निर्माताओं ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके पीछे की ये पॉलिसीज रखी कि आप जब आइन को बनाएंगे या पॉलिसीज बनाएंगे तो पॉलिसीज में ये चीज देखेंगे कि उससे लोगों का क्या फलाह होगा, क्या भलाई होगी उसकी। अगर उसके अंदर भलाई नहीं है तो फिर वो पॉलिसी अच्छी नहीं है। ये पॉलिसी हमने पार्ट 4 में रखी गई, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज रखी थी। इसी तरीके से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आपका, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये 29 और 30 में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नजरिए से और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के नजरिए से। जैसे अरबी और उर्दू बोलने वाले लोग जो है आपके आसपास पाए जाते हैं और उर्दू बोलने के लिए मतलब आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। अब कोई नौकरी निकलती है सिर्फ उर्दू टीचर्स के लिए, तो संस्कृत वाले टीचर कहेंगे कि भाई हमारे साथ तो जो है ये वायलेशन हो रहा है हमारे बुनियादी हुकूक का। लेकिन अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ उर्दू की ही टीचिंग थी तो आप उर्दू के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लेकिन वहां पे अगर कोई और बच्चे संस्कृत भी सीखना चाह रहे थे तो आप उर्दू वाला संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, तो इस बुनियाद पे तो वो गलत होगी। लेकिन जहां बच्चे ही उर्दू के आ रहे हैं तो उस बुनियाद पे तो आप जो है अपना इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं NIOS की, वो उर्दू मीडियम से कर रहे हैं। अब NIOS ये कह देती कि भाई उर्दू मीडियम वालों को जो है NIOS तालीम नहीं देगी, अगर ये कह देती तो आपका ये बुनियादी हुकूक का वायलेशन हो जाता। कौन सा हुकूक का वायलेशन होता? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का वायलेशन हो जाता कि हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं। और आर्टिकल 15 का वायलेशन हो जाता कि जबान के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और लैंग्वेज के बेसिस पे 29 में कहा गया कि लिंग्विस्टिक अगर माइनॉरिटीज है तो वो अपना स्कूल, कॉलेज और अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आपका NIOS कहता कि भाई इंग्लिश उर्दू एजुकेशन हम नहीं दे, उर्दू मीडियम से हम एजुकेशन नहीं देंगे, तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो जाता। और आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और 32 में जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे और हाई कोर्ट भी जा सकते थे। आखिरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात हो रही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है? जैसे मैंने आपको यही बताया कि आपका पढ़ने का अधिकार को वांछित रखा गया, मतलब आपसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया।
अब आप क्या करोगे, आप तो कहोगे कि जनाब हमारा तो इल्म लेना एक बुनियादी हुकूक है, ये आर्टिकल 25 में 21 में दे रखा है, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि भाई ये तो बुनियादी हुकूक का वायलेशन हो गया, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करोगे और कहोगे कोर्ट से, या हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट में आप आते होगे जिस स्टेट में, आप मूव करेंगे पिटीशन और जनाब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब हमारे बुनियादी हुकूक का वायलेशन हुआ है। तो ये कोर्ट फिर आपको 5 रिट दे सकती है। कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस रिट, कोवारंटो, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी। ये डायरेक्शन इशू कर सकती है 5। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से भी जा सकते थे और कोई WP यानी रिट पिटीशन करके भी जा सकते थे। ये आपके पास राइट है कि आप बुनियादी हुकूक के वायलेशन पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं यहीं पे, क्या रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल और कोई शख्स बुनियादी फराइज अदा नहीं कर रहा है तो उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? नहीं। समझ लीजिए, बुनियादी हुकूक में इतनी ताकत है कि आप सीधे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 में। लेकिन रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल के वायलेशन पे और बुनियादी फराइज की ना आयदगी में आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल। यानी जो बुनियादी हुकूक है, आपके फंडामेंटल राइट जो है, ये क्या है? जस्टिसिएबल है। यानी इसकी अगर पाबंदी नहीं हो रही है तो आप इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जस्टिसिएबल राइट, यानी आप इसके वायलेशन पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लिख लीजिए जनाब। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की पाबंदी अगर नहीं हो रही है तो आप उनके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं नॉन जस्टिसिएबल राइट। नॉन जस्टिसिएबल राइट। बात समझ में आ गई? तो रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल यानी DPSP और बुनियादी फराइज यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके नॉन जस्टिसिएबल राइट है। यानी इनके वायलेशन पे, इनकी खिलाफ वर्जी पे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। लेकिन बुनियादी हुकूक की फराइज उसकी अदायगी नहीं हो रही है सरकार द्वारा, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग अब लॉ के स्टूडेंट हैं, आने वाले टाइम में आप लोग जो है लॉ अच्छे एडवोकेट बनेंगे, तो अब आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए किन चीज़ों पे हम जा सकते हैं और किन चीज़ों पे नहीं जा सकते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कोई शख्स कुछ किताब लिखना चाहता है, ठीक है, और किताब लिखने से उसको रोका जा रहा है। किताब में सिर्फ वो शेर व शायरी लिखना चाहता है गालिब की तरह, ठीक है। मिर्जा गालिब का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो मिर्जा गालिब की तरह कोई किताब लिखना चाहता है और किताब जो है उसने लिख दी है, लेकिन पब्लिशर पब्लिश नहीं होने दे रहा है। तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो? बोलिए, सोचिए जनाब, बताइए। हैं? जा सकता है? खैर, और सवाल दे देता हूं आपको मैं, एक सवाल और। आपके इलाके में साफ पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, साफ पानी नहीं आ रहा है और उससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो साफ पानी के लिए आप क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं कि आप जो है हाई कोर्ट से कहें और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जनाब मैं आपका रुख इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो है साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। क्या आप जा है? नहीं जा सकते? सोच लीजिए। जा सकते? दूसरा एक सवाल पूछता हूं, एक और सवाल पूछता हूं। आप लोगों को जो है, आप लोगों के गांव में या शहर में एक स्कूल था जिसमें टीचर नहीं थे, ठीक है, और टीचर आ भी नहीं रहे थे, तो आप लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा कि जनाब शिक्षा जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसको हम आदेश कीजिए कि हमारे यहाँ स्कूल में टीचर भेजें। तो आप इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
हैं? बोलिए, नहीं कर सकते? आपको रीजन देना पड़ेगा ना बोलने का। जैसे अगर कोई शख्स फतवा साज है, मतलब फतवा लिख रहा है, तो उसको एक अथॉरिटी देनी पड़ती है ना कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप बताइए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप जो है पानी के लिए, आप जो है किताब लिखने के लिए, और आप जो है स्कूल में टीचर अपॉइंट करने के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? यही तो आपके बुनियादी हुकूक है, कि आपका बुनियादी हुकूक है कि आप किताब लिख सकते हैं, और आपके ऊपर पाबंदी, आप किसी के खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं, तो कोई पाबंदी तो आप पे जो थी वो आयद नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं, किताब लिखने के लिए भी जा सकते हैं। पानी आपको साफ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और तीसरा, स्कूल में टीचर नहीं है तो उसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं, और बच्चों ने पिटीशन करी है। ये सारे लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक इसी वजह से आज पानी एक मौलिक अधिकार है, बुनियादी हुकूक है कि साफ पानी मिलना हर शख्स के ऊपर, हर शख्स के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। तभी हर घर जल योजना चल रही है, हर घर नल योजना चल रही है। बात समझ में आ रही है? और यही सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए टीचर की नियुक्तियां जरूरी है हर स्कूल में, और टीचर नहीं आ रहे हैं तो टीचर के लिए भी आप जो है पिटीशन लगा सकते हैं कि जनाब हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा तो आपका बुनियादी हुकूक है, और किताब लिखना भी आपका बुनियादी हुकूक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। कि अगर कोई शख्स किताब लिखना चाहता है और उसमें कोई, आप पढ़वा के देख लीजिए, अगर किसी के खिलाफ है तो वो हिस्सा आप निकाल देंगे, किताब पब्लिश कराइए। समझ में आ रही है? ये आपके बुनियादी हुकूक हैं, और बुनियादी हुकूक को पहचानना सीखिए, बुनियादी हुकूक को पहचानना सीखिए। अगर किसी ड्रेस में आप एग्जाम देना चाहते हैं और वो ड्रेस, वो यूनिफॉर्म आपका रिलीजन का पार्ट है, आप अपने उस बॉडी पार्ट को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी ये कहती है कि आपको ये सब चीजें उतार के आनी होंगी, तो राइट टू रिलीजन यानी धर्म का अधिकार और राइट टू इक्वालिटी, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। तो जब एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो कौन सी चीज प्रिवेल करेगी, कौन सी चीज लागू होगी? नहीं समझे सवाल मेरा? एक लेडी है, वो हिजाब पहन के नीट का एग्जाम लिखना चाहती हैं, ठीक है, और नीट का एडमिट कार्ड आता है, उसमें लिखा है कि आप कोई भी पर्दा करके नहीं आ सकते एग्जाम देने के लिए। तो धर्म का तो मानना यह है कि आप जो है हिजाब में रहेंगी तभी पेपर दे सकती हैं, लेकिन अथॉरिटी का रूल आ गया, उसने कह दिया कि जो है हम जो है एग्जाम नहीं हो, ऐसे कंडीशंस में, ऐसी यूनिफॉर्म में आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। आप बताइए, क्या आप यहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं? जहन पे, दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए, हैं? बोलिए। हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था, डबल बेंच के पास पहुंचा था, ठीक है? सोचिए, इस पे जोर डालिए। अब आने वाले टाइम के आप लोग जज और वकील हैं, सोचिए क्या इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे आप? हाँ, बुनियादी हुकूक जा सकती हैं आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो क्या बताएंगी वहां पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके? क्या बोलेंगी आप? लेकिन वो लोग कहेंगे कि आपके यहाँ, आपके मजहब की कुछ औरतें तो पर्दा नहीं करती हैं, वो तो बगैर पर्दे की आ गई, तो आप क्या बोलेंगी ऐसे में? और इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, मतलब ये बहुत ही बुनियादी जरूरी चीज नहीं है इस मजहब की। क्यों? क्योंकि और औरतों को उन्होंने देखा है जो पर्दादारी नहीं करती हैं, हिजाब नहीं करती हैं। समझ में आई बात? तो वो कहेंगे कि आप जो है आपके मजहब की दूसरी औरतें तो जो है वो बगैर पर्दे के आती हैं, आप भी आ जाइए, ये आपके मजहब में बहुत जरूरी चीज तो नहीं है, अगर होती तो वो भी करती। ठीक, तो इस पे सोचिएगा, ये एक प्रिंसिपल है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का प्रिंसिपल, इसको लिख लीजिए, जब मौका मिले तो इसको पढ़िएगा जरूर। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब जो सबसे जरूरी चीजें हैं मजहब की, जिसकी वजह से मजहब जो है या दीन जो है आप उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस,
अब ये कुछ बुनियादी उसूल है, ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिमार्केट किया है कि ये बुनियादी उसूल हैं, इन्हीं के बेसिस पे कर सकते हैं। क्योंकि एक शख्स थे मुस्लिम, उन्होंने परमिशन मांगी कि मुझे दाढ़ी रख के फौज में भर्ती होने दिया जाए या पुलिस में भर्ती होने दिया जाए। तो कुछ हाई कोर्ट का और कुछ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्ररी व्यू है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके यहां तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है दाढ़ी रखना। कुछ हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वो रखना चाहते हैं तो रखें। कुछ ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है, फौज में नहीं रह सकते। लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए वो इजाजत देते हैं, कृपाण रखने की भी इजाजत देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो बुनियादी उसूल है, उनके धर्म के वो बुनियादी उसूल हैं। ठीक, तो ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मसला है। इसको आप जो है, आपको जब भी मौका मिले पढ़ने का तो इसे पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग रिलीजियस स्कॉलर हैं, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि किस किस तरीके के मुद्दे कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, खैर, ये बुनियादी हुकूक के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों पे। आप समझ में आया बुनियादी हुकूक क्या है? बात समझ में आ रही है कि बुनियादी हुकूक पढ़ना कितना जरूरी है? कि पानी के लिए, टीचर के लिए, किताब लिखने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए, हिजाब पहनने के लिए आप जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये आपके बुनियादी हुकूक हैं और ये आईन प्रोटेक्ट करता है उसको। समझ में आ रही है बात? ये जरूरी है, और आपको बुनियादी हुकूक मालूम नहीं होंगे तो फिर आप बात ही क्या कर पाएंगे। इसलिए बुनियादी हुकूक का जानकारी होना जरूरी है। अब रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों का जो दो अहम फरीजे थे मैंने आपको बताए, उसमें महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि जो समाजी और माशी अदल कायम हो भारत में, और एक हिंदुस्तान एक फलाई मुल्क बने, फलाई रियासत बने, ये है। दूसरा, आपको इस चैप्टर का मकासद क्या था? इस चैप्टर का मकासद ये था कि आपको ये मालूम हो जाए कि बुनियादी हुकूक और रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों में क्या फ़र्क है। ठीक, तो आपको एक फ़र्क तो पता चल गया कि बुनियादी हुकूक के लिए तो आप उसके गैर अमली पे आप जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों के खिलाफ वर्जी पे आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते, या उनको लागू कराने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों के जहन में ये दिमाग आए, बाद में एक सवाल आना चाहिए कि कई पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। अब आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये देखिए, अगर आपकी स्क्रीन पर चमक रहा हो तो ये आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। इसका मतलब समझिए, दो तरीके के कोड होते हैं, दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी सिविल, फौजदारी क्रिमिनल। तो उनका ये कहना है कि क्रिमिनल कोड तो सबका बराबर है, यूनिफॉर्म है। तो जो दीवानी के मामले हैं, वो पर्सनल लॉज के जो मामले हैं, वो भी सबके एक समान होने चाहिए। ठीक, जैसे क्रिमिनल लॉ में अगर इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने चोरी की तो हाईएस्ट पनिशमेंट हाथ काटना है, हाईएस्ट पनिशमेंट। ठीक है, अगर किसी ने जिना किया तो उसके मार देना है, उसको पत्थर से उसके कंकड़ी मारनी है, हाईएस्ट पनिशमेंट ये है। ठीक है, तो क्रिमिनल कोड तो सबने यूनिफॉर्म ले लिया, परंतु सिविल कोड जो है वो सबका अपना अपना है, पर्सनल है। तो जो आइन के फाउंडर्स थे या निर्माता थे, जो फ्रीडम फाइटर्स भी थे, उन्होंने ये कहा कि अगर समाजी और माशी अदल कायम हो जाता है और हिंदुस्तान एक फलाही मुल्क बन जाता है, तो सबके पर्सनल लॉज जो हैं उसको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। सबके सिविल लॉज, सिविल का मतलब दीवानी, दीवानी के जो कानून हैं उनको सबको एक समान कर दिया जाए। ठीक, तो भारत में कई तरीके के मजहब के लोग रहते हैं, कई तरीके के मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मजहब को नहीं भी मानते हैं। ठीक है, तो मजहब के मानने वाले और ना मानने वाले लोग सब साथ में रहते हैं। अब कोई शख्स जो है वो 7 फेरे करके अपनी शादी को मानता है, कोई 5 फेरे करके अपनी शादी को पूरा मुकम्मल मानता है, कोई खाली माला डाल के, माला एक्सचेंज करके ही शादी को मानता है, कोई ये कह के कबूल है कबूल है कबूल है कह के अपनी शादी को मुकम्मल मानता है। ठीक, तो ये कई तरीके के, इससे क्या होता है, अदालत में जो है अदल होने में उनको जो है अलग अलग तरीके के कानून पढ़ने पड़ते हैं जज को, और वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म हो जाए सब मामला। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये एक बड़ा मसला है, और इस पे अक्सर इसी आर्टिकल पे, आर्टिकल 44 पे काफी डिबेट होती है, काफी डिबेट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हर शख्स जो है इस पे अपनी बात रखना चाहता है,
और हर शख्स के पास अपनी बात रखने का मौका भी होता है कि वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है इस पे। कोई किसी मजहब से तो वो कहेगा हाँ नहीं इस हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन ये है क्या और होना क्यों चाहिए, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि एक समान कानून, दीवानी के सबके एक समान कानून होने चाहिए। दीवानी से भी ज्यादा कि जो शादी ब्याह और जो मीरास का कानून है वो सबका एक सा होना चाहिए। अब जो है हिंदू मजहब में जो है औरतों को एक बराबर का हुकूक दिया गया 2005 के कानून के बाद, ठीक। और इस्लाम मजहब में यह है कि औरत को जो है भाई से 1/2 का हिस्सा मिलेगा। अगर जो एक भाई है तो 2 बहनों का हिस्सा उसके बराबर होगा, ऐसा ऐसा मामला मीरास का, ठीक। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या चीजें हैं, डिफरेंसेस हैं। तो और क्योंकि हर शरीयत अलग है, हिंदू मजहब की शरीयत अलग है, इस्लाम मजहब की शरीयत अलग है, क्रिश्चियनिटी की अलग है, ज्यूश की अलग है, इसीलिए आपको ये सारे कानून पहले बताए गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो अब आपको ये समझना होगा कि ये सारे चीजें एक साथ आ सकती हैं। मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि आप जब कोई चीज ऐसी एक सी बनाएंगे तो किसी को तो लेंगे और किसी को छोड़ेंगे। जिसको लेंगे उसका तो मुनाफा और जिसको छोड़ेंगे उसका नुकसान। तो ऐसे में वो तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान एक सामाजिक और माशी अदल हिंदुस्तान में कायम हो जाए। और कब हो सकता है, जब हिंदुस्तान एक फलाही मुल्क बन जाए, तब जो है आप इस तरीके की शरीयत लागू कर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि जिसको आप छोड़ेंगे वो आपके खिलाफ हो जाएगा और फिर उसको लागू कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे औकाफ या वफ का मामला है, और वफ अमेंडमेंट बिल पे जो है बहस चल रही है। हर आदमी अपने सजेशन देना चाहता है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? कागज की खोजी अगर 1000 साल पहले हुई है और मस्जिद बनी है 1200 साल पहले, तो कहां से ले आओगे? और कागज आते आते हिंदुस्तान में जो है 400 साल पहले आया है कागज, तो कागज कहां से ले आओगे? मसला है ना। और आपकी इमारतें बनी हुई हैं 800-800 साल पहले की, 900-900 साल पहले की। दूसरा, पढ़ने लिखने का इतना इंतजाम ही नहीं था। आदमी क्या था, पत्थर लगा देता था। अब पत्थर को कागज में कैसे ट्रेस करोगे? जरा मामला गड़बड़ है। तो इसके लिए जो है लोगों को, और जो आइन ये संविधान, ये पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसको समझना चाहिए, और वो समझने की कोशिश करेगी तभी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है। और आप अपनी तरफ से एक अच्छी रहनुमाई दें। आप अगर अच्छी रहनुमाई देंगे तो ये सारे मामले असल में सही हो जाएंगे। लेकिन आपको अभी यही नहीं मालूम है कि पानी आपका बुनियादी हुकूक है। मसला तो यही है, हमें तो पहले ये जानकारी हासिल करनी है कि हमारे बुनियादी हुकूक क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपको ये लॉ पढ़ाया जा रहा है, और लॉ पढ़ के आप काबिल शख्स बने और आप अपने और अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकें, ठीक। और रियासती पॉलिसी की हिदायती उसूल में ये एक इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 44। दूसरा, रियासती पॉलिसी में ये जो है आर्टिकल 39, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये 42वें संशोधन के तहत, इसको लिख लीजिए, आर्टिकल 39 कैपिटल ए। जैसा लिखा है वैसा ही लिखिएगा एग्जाम में कि आर्टिकल 39 कैपिटल ए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका मतलब समझिए, सबको समान अदल, और इन सबको समान अदल और जो लीगल एड है, मतलब हम लोगों ने पिछली क्लास में लीगल एड के बारे में पढ़ा था। लीगल एड का मतलब जो लीगल एड होगी वो फ्री होगी, मतलब कोई शख्स जो वकील नहीं कर सकता तो उसको सरकार वकील देगी। इक्वल जस्टिस यानी सबको समान अदल, और फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब यह है कि जो शख्स वकील नहीं कर सकता उसको कानूनी सहायता देने का काम सरकार करेगी। इसके लिए कानून बनाया है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। और उसमें जो है मुफ्त में वकील दिए जाएंगे जो कि आदमी की पैरोकारी करेंगे, किसी शख्स की पैरोकारी करेंगे। ये कब ऐड हुआ? ये ऐड हुआ 42वें तरमीमी कानून के तहत, 42वें अमेंडमेंट के तहत 1976 जो तरमीमी कानून है 1976 का, उसके तहत इसको ऐड किया गया। आपके एग्जाम में ये सारी बातें अगर आप लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, आप जब भी एग्जाम से पहले नोट्स बनाएं लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, तो बुलेट्स में बनाएं, मतलब डॉट 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 करके पॉइंट वाइज बना लें। और पॉइंट याद करने में आसानी होती है, पैराग्राफ याद करने में मुश्किल होता है, पॉइंट याद करने में आसान होता है। और उसको पैराग्राफ में लिख दीजिए, उससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मालूम है समाजी और माशी अदल कायम करना है, तो उसके लिए अदल होना चाहिए,
आदिल सबको बराबर होना चाहिए, और उसके लिए लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। ये जो है एक पॉलिसी है जिसके तहत कानून आया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। और मैं आपको बता रहा था राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। कुछ चीजें में आपको क्या होना चाहिए, वर्क, काम करने की आपको हुकूक होना चाहिए। तो काम करने के लिए नरेगा का कानून बनाया गया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार दिया गया, और 2009 का शिक्षा का अधिकार का कानून आया। इसी तरीके से हर गांव में एक विलेज पंचायत होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये भी एक रियासती पॉलिसी का हिदायती उसूल है कि हर गांव में एक विलेज पंचायत होनी चाहिए ताकि उस गांव की पैरोकारी हो सके और उस गांव के हुकूक के बारे में और उस गांव की जो मसले हैं वो लोगों तक पहुंच सके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक पहुंच सके। ये विलेज पंचायत की बात हुई। फिर जो है ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अगर आपको आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में मालूम हो कि हमारे इलाकों में आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा छोटा हो तो उसको जो है टीका लगाना है, या उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू खाना पीना है उसका जो है सारी जिम्मेदारी सरकार की हो, और वो मिलता भी है। वो क्यों मिलता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ताकि बच्चे, पहले क्या होता था, हमारे यहाँ एक रेट था कि बच्चे 3 साल से ज्यादा के बच्चे जो होते थे वो जी नहीं पाते थे, जिन माँ बापों के हालात अच्छे नहीं थे, ठीक है। अब क्या हुआ, न्यूट्रिशियस वैल्यू अच्छी करी, आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए, वहां माँ को टीका लगता है, बच्चे को टीका लगता है, फ्री में सरकार लगवाती है, या कुछ जो नॉमिनल पैसे हैं वो लेते हैं, क्योंकि बाहर जो है प्राइवेट में तो बहुत महंगे लगेंगे। तो ये सारा काम पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने का काम जो है ये रियासती पॉलिसी का हिदायती उसूल है कि भाई ऐसा करेंगे, और इसी वजह से सरकार ने लागू किया, ठीक है। फिर यह है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है जंगल को, पर्यावरण को और जो जानवरों को बचाएंगे, ठीक है। ये आपका जो है बुनियादी उसूल है। फिर आप जो है मॉन्यूमेंट्स को, जो आपके राष्ट्रीय धरोहर हैं, जैसे लाल किला है, जैसे आपका जमा मस्जिद है, और आपका जो है पार्लियामेंट है, ये आपके राष्ट्रीय धरोहर हैं, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आपकी अब जिम्मेदारी है, मतलब रियासती पॉलिसी ऐसी होगी कि जो अदालत है और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब जेलर ही जज नहीं होगा, जो अंग्रेजों के जमाने में होता था। जेलर अलग शख्स होगा और जज अलग शख्स होगा, ठीक। पुलिस अलग होगा और जो उसके एफआईआर पे जो ट्रायल चलेगा वो अलग शख्स चलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव एक ही है और जुडिशरी भी एक ही है। मतलब अदालत जो इंसाफ करने वाला इंस्टीट्यूशन है और जो पकड़ने वाला इंस्टीट्यूशन है वो एक नहीं होगा, ठीक है। तो रियासती पॉलिसी को, मतलब रियासत को ये हिदायत दी गई कि आप जब पॉलिसी बनाए तो इस तरीके की पॉलिसी ना बनाए कि एक ही शख्स को पावर दे दी जाए कि मैं ही जज और मैं ही वकील और मैं ही दलील, मैं ही सब कुछ, ठीक। और 51 आखिरी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करेगी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करेगी, फिलिस्तीन के मसले को उठाएगी। रियासती पॉलिसी जो होगी वो कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करेगी, मतलब इंटरनेशनल पीस के लिए बात करेगी। और भारत ने हमेशा से जो है फलस्तीन के हक में बोला है, और वो हमेशा से फलस्तीन के हक में खड़ी रही, चाहे पंडित नेहरू की सरकार रही हो और चाहे आज की सरकार रही हो। उन्होंने कहा है कि जो वो हुकूमत है वो गलत है, और हमेशा से भारत का जो पॉलिसी रही है बैरूनी मुल्क या जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल पॉलिसी जो रही है वो यही रही है कि वो हमेशा पीस कायम करेगी, क्योंकि भारत मुल्क रहा है बुद्ध का और सूफी संतों का, और भारत मुल्क रहा है महात्मा गांधी का। इस वजह से भारत की जब भी पॉलिसी रही वो यही रही कि हम जो है पूरे दुनिया में अमन कायम करें, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल है, ये आपको याद हो जाने चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है इस पे और मेहनत करें और आपको बुनियादी फराइज जिनको याद है वो बता दें, नहीं तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं आज की। बुनियादी फराइज आपको याद हो गए? जो भी 5 सुना दे, 5 बुनियादी फराइज अगर कोई सुना दे, 11 है, 11 में से कोई 5 सुना दीजिए। एग्जाम में आपको लिख के तो आना पड़ेगा दोस्त, और वो तभी लिख सकते हैं जब आप याद करेंगे। तो याद करिए नेक्स्ट क्लास। हाँ सुनाइए, किसी ने याद किया? हाँ
नहीं नहीं, बुनियादी हुकूक की बात नहीं कर रहा हूं, बुनियादी फराइज की बात कर रहा हूं, राइट्स नहीं ड्यूटीज की। राइट तो आप याद कर लेंगे क्योंकि अब तो आपको हुकूक चाहिए। आदमी हुकूक ज्यादा जल्दी याद करता है, फराइज नहीं करता है। याद करिए, उसको जरूरी है भाई। और आप लोग ये समझिए कि एग्जाम में अगर आप वो लिखी आए तो आपके नंबर पूरे हैं, समझ रहे हैं। और अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो जो क्लास में डिस्कशन हो रहा है थोड़ी मेहनत करिए, 100% आप जो है क्लास में अच्छे, आपका नंबर अच्छा आएगा। और जो बताई जा रही है उसी तरीके से आंसर लिखिए। कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछिए आप लोग। कोई सवाल नहीं है? कोई और पूछना चाहता है? देखिए सर, किसी का सवाल है तो सही है, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। बुक की पीडीएफ नहीं है आप लोगों के पास? बुक की पीडीएफ तो आपको भेजी गई है। बुक की पीडीएफ तो आपको भेजी गई है, अभी भिजवा देते हैं। उसको जो है डाउनलोड करिए और अगर मौका मिले तो उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। बगैर उसके तो काम होगा नहीं। डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन कह रहा है? इंट्रोडक्शन टू लॉ, ये वाला सब्जेक्ट तो काफी डिफिकल्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट डिफिकल्ट है लेकिन आपको जो है मेहनत करेंगी तो आसानी हो जाएगी। कोशिश, देखिए कोई चीज मुश्किल, सब चीजें मुश्किल होती हैं। पहले तो आपको एक नंबर याद करना, 1 2 3 4 5 यही याद करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेहनत करते हैं धीरे धीरे तो हो जाता है। जी, मेरे नोट्स आपको नोट्स चाहिए? क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए आपको? चलिए कोशिश करेंगे वो प्रोवाइड करा दें आपको, ठीक है। लेकिन नोट से बेहतर ये है कि बुक पढ़ लें, क्योंकि आपकी जो बुक है वो वास्ट है काफी, उसके अंदर सब कुछ कवर है। अगर आप फिर नोट्स के लिए जाएंगे तो शॉर्टकट है ये। आपको क्लास इसलिए दिलाई जा रही है ताकि आप बुक से पढ़ें, और बुक से जब पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी, आपको विजडम मिलेगा। लेकिन आप बुक नहीं पढ़ के नोट्स पढ़ेंगे, खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो फिर वही होगा, एग्जाम में तो नंबर ले आएंगे लेकिन बाद का क्या होगा, सब भूल जाएंगे आप। भूलने के लिए नहीं पढ़ना है, भुलाने के लिए पढ़ना है लोगों को, ठीक है। तो कोशिश करिए, मतलब आप लोग बुक कम से कम ये चीज तो अरेंजमेंट करिए कि भाई मतलब बुक आ जाए। अब आप क्लास में आज मांग रहे हैं, इससे पहले आपसे ये बात भी नहीं निकल रही थी। अगर आज नहीं बोलते आप, क्योंकि आपको ये याद करना था फंडामेंटल ड्यूटी, मैं अगली क्लास में पूछता तो आज आपने कह दिया सर हमारे पास तो पीडीएफ ही नहीं है। अगर ये बात नहीं होती तो आप ये भी नहीं कहते। मामला तो यहां के फंसता है ना कि आप लोग इतना लाइटली ले रहे हो पढ़ाई को। लाइटली नहीं लेने की जरूरत है, मतलब इसको समझिए कि बहुत जरूरी चीज है। आपके ऊपर मेहनत हो रही है, सारा सिस्टम लगा के दिया गया है, बताया गया है कि आपको ये करना है, और आप लोग इसको कोशिश करके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कुछ जाके तालाब भरेगा, और समंदर के बराबर आपको काम करना है। और अभी आप तालाब भरने की बात कर रहे हैं, ठीक है। खैर, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास वाइंड अप करें, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कोई शख्स ये समझे कि ये बहुत टफ है, मैं कहता हूं सबसे आसान चीज है ये। आपकी जिंदगी की सब चीजें जो हैं, जिंदगी की सारी चीजें प्रैक्टिकली इसमें बताई जाती हैं आपको। अगर कोई शख्स, कोई स्टूडेंट ये समझे कि ये बड़ा टफ है, थोड़ी मेहनत करने से बहुत आसान हो जाएगा और आपको ये लगने लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। ये आपकी आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी सर ने आपको जो है ला के निकाल के दिया ही है, याद कर लीजिए इसको। कोशिश करिए याद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ये, ठीक है। मतलब ये बेसिक जिस्ट है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अभी। मतलब आप जब तक आपकी क्लास के स्क्रीन पे है तो आप ये लिख लीजिए, नहीं होगा तो ये ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए, उससे आसानी होगी। जैसे आप कहीं बैठे होंगे, किसी स्टूडियो में बैठे हैं, कहीं बात चल रही है, लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। और अगर कोई मेहनत ही नहीं करनी है तो फिर दुनिया ऐसी चली रही है, कब्र तक का रास्ता लोग पहुंचा ही देंगे। जब इंतकाल हो जाएगा तो 4 लोग आएंगे और आपको डाल ही देंगे, फिर सवाल होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।